अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इब्न बतूता का 75,000 मील का सफ़र। जब बात दुनिया में घूमने फिरने की हो तो मार्को पोलो भी 14वीं सदी के इस सियाहती सफ़र के लिए पीछे बैठ जाता है। सन 1349 में एक गुबार आलूद अरब गेवर सवार शुमाली अफ्रीका के साहिल पर तानगीर शहर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। इब्न बतूता के लिए एक तवील सफ़र का इख्तिताम था। जब उसने 24 साल पहले तानगीर में अपना घर छोड़ा था तो इसने उन तमाम सालों के दौरान दूर दराज की सड़कों पर सफ़र करने का मंसूबा नहीं बनाया था जो इसे जवानी से उधेड़ उम्र तक ले गए। अपने पहाड़ से इब्न बतूता ने बहर ओकियानूस के साथ हिलाल में फैले हुए तानगीर के सफ़ेद सपारस और घरों का सर्वे किया। इसने याद करने की कोशिश की कि जब उसने तकरीबन 1/4 सदी कबल शहर को पीछे छोड़ दिया था तो वो कैसा लगता था। 1325 में इब्न बतूता 21 साल का नौजवान था। अपने वालिदैन को हिचकिचाते हुए अपना पहला हज ज़ियारत करने के लिए मक्का से तकरीबन 3000 मील मशरिक की तरफ रवाना हुआ। इसने इन 3000 मील का फासला तय किया था और फिर मज़ीद 72,000 मील का सफ़र तय किया था। बहुत से मुसलमानों ने मुक़द्दस शहर की ज़ियारत की लेकिन फिर घर वापस आ गए क्योंकि ये वो दूर नहीं था जब लोग तवील अरसे तक घरों से भटकने के आदी थे। जब इब्न बतूता ने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो दरहकीकत ये कोलंबस, डी गामा और मिगेलन जैसे मशहूर सयाहों के सफ़र से 125 साल पहले की बात थी। इसके बाद ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि इब्न बतूता अपने आबाई शहर को वापस चला गया जहाँ उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। गैर मौजूदगी अपने आप को एक मशहूर मुसाफिर तलाश करने के लिए एक हमअसर ने इसे एक उम्र का मुसाफिर करार दिया और कहा कि जो उसे पूरे इस्लाम का मुसाफिर कहेगा वो हक से तजावुज़ नहीं करेगा। इब्न बतूता वाकई अपने दौर का मुसाफिर था। इसकी आवारागर्दी इसे स्पेन, रूस, तुर्की, फारिस, हिंदुस्तान, चीन और तमाम अरब सरजमीन तक ले गई। उनके मजहबी, सियासी और समाजी हालात के बारे में उनका बयान जो उसने दौरा किया था बाज़ सूरतों में यह वाहिद रिकॉर्ड है जो कुरून वस्ती की मशरक़ी तहज़ीब की बसीरत फराहम करता है। इब्न बतूता के सफ़र का तखमीना 75,000 मील से ज़्यादा बताने वाले हुक्काम का कहना है कि ये फ़ासला मार्को पोलो, मिगेलन कोलंबस समेत किसी ने बाप की उम्र तक तय नहीं किया। मुसाफिरों के पास बैरून मुल्क जाने की बहुत सी वजूहात होती हैं। मार्को पोलो एक ताजिर था और कोलंबस एक मुहिम जो था। ताहम इब्न बतूता एक आलमदीन, शायर और आलम इस दौर में इंसान दोस्त थे जब जिंदगी सस्ती थी। इसने अपने अक़ीदे के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए तानगीर छोड़ दिया और ख़ुद को वसी दुनिया के बारे में मुतजस्सिस और उसके बारे में मज़ीद जानने के लिए बेचैन पाया। 1304 में पैदा हुए अब्दुल्ला के बेटे, एक काजी मकामी जज, इब्न बतूता ने एक नौजवान के तौर पर मुस्तक़बिल के कादी की रिवायती तालीम हासिल की। बुनियादी तौर पर मजहबी अदब और शायरी का गहरा मुताला। दर हकीकत वो वाहिद अजीम मुसाफिर है जिसने बाज़ मकामात का तज़किरा नज़्म वाली आयत में किया है। इसके अंदाज़ बग़ैर शायरी के तर्जुमा शुदा का अंदाज़ा उनकी 1326 के काहिरा की तफसील से लगाया जा सकता है। मैं काहिरा में बहुत हद तक पहुँचा, शहरों की माँ और जालिम फ़िरौन की जगह, वसी ख़तों और फलदार ज़मीनों की मालिकन, इमारतों की कसरत से बेबहरा, खूबसूरती और शान व शौकत में बेमिसाल, आने वाले और जाने वाले की मुलाकात की जगह, कमज़ोरों और ताकतवरों का ठिकाना जिसका हुजूम समंदर की लहरों की तरह अलिफा चलता है और इसमें अपनी तमाम तर वसत और सलाहियत के लिए कलील है। नील पर हैरान मुसाफिर ने नोट किया, यहाँ 36,000 कश्तियाँ सुल्तान और उसकी रियाया की हैं। काहिरा से इब्न बतूता ने यरूशलेम, हलब और दमिश्क का दौरा किया जहाँ वो मक्का जाने वाले हाजियों के काफ़िले में शामिल हुए। ये काफ़िले इस्लाम में एक मानूस मंजर थे। वो मुसलमान, अमीर व गरीब, जाहिल और पढ़े लिखे, सिपाही, ताजिर और आलम पर मुश्तमिल थे जो हर मुसलमान का फ़र्ज़ अदा कर रहे थे कि अगर मुमकिन हो तो ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार मक्का ज़रूर जाएं। रास्ते के साथ वाले कस्बों और शहरों में उनको खिलाया जाता था, पनाह दी जाती थी और आरामगाहों और शिफाखानों में उनकी तफरीह की जाती थी जो फयाज़ मुहसिनों के ज़ेर इंतज़ाम थे। ये रिवायती मेहमान नवाजी जो कि अरब ममालिक में तमाम मेहमानों तक फैली हुई है ने इब्न बतूता के लिए, जो अमीर नहीं थे, हल्की पर्स के साथ सफ़र करना मुमकिन बनाया। अपने 7 बार मक्का का हज किया। दूसरी बार शहर में 3 साल क़याम के लिए अजीम मुसलमान उलमा से तालीम हासिल की। इस यात्रा से पहले फ़ारिस का दौरा किया गया था।
जिसमें इस वक्त के इस्लाम के मशहूर दारुल हुकूमत बगदाद का दौरा भी शामिल था, जहां इसे अवामी हम्माम मिले जिनकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी। मुसाफिर ने लिखा, हर स्टेब्लिशमेंट में बड़ी तादाद में प्राइवेट बाथरूम होते हैं, जिनमें से हर एक के कोने में एक वॉश बेसन भी होता है, जिसमें 2 नलकों से गर्म और ठंडा पानी होता है। हर नहाने वाले को 3 तौलिए दिए जाते हैं, एक गोल पहनने के लिए। जब वो अंदर जाए तो उसकी कमर, दूसरा बाहर निकलते वक्त उसकी कमर के गिर्द बांधे और तीसरा अपने आप को खुश्क करे। मक्का में 3 साल की तालीम के इख्तिताम पर इब्न बतूता हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ, जहां से दिल्ली के ताकतवर और सखी सुल्तान के दरबार में शामिल होने की उम्मीद थी। इस वक्त तक इसने इसे एक उसूल बना दिया था, कभी भी जहां तक मुमकिन हो किसी भी सड़क को दूसरी बार नहीं ढांपना। वो मक्का की करीबी बंदरगाह जदा गया, जहां उसने एक ऐसे बहरी जहाज पर जाने से इनकार कर दिया जिसे वो गैर महफूज समझते थे। वो याद करते हैं, ये प्रोविडेंस का एक अमल था, क्योंकि जहाज खिले समंदर में चला और उसकी बुनियाद रखी और बहुत कम बच गए। इब्न बतूता मिस्र, शाम, तुर्की और रूस की सियाहत के बाद बिलाखिर दिल्ली पहुंचा, जहां वो 8 साल तक काजी की हैसियत से सुल्तान की खिदमत में रहा। उस वक्त के आखिर में सुल्तान ने इसे बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने आपको चीन के फेफड़ों में अपने सफ़ीर के तौर पर जाने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं आपके सफ़र की मोहब्बत को जानता हूँ, यह सफ़र एक यादगार सफ़र होना था। इब्न बतूता जैसे ही दिल्ली से निकला था कि उसे गैर दोस्त हिंदुस्तानियों ने कैद कर लिया था। उन्होंने इसे मौत के लिए निशानजद किया, लेकिन बैन में से एक नौजवान को इस पर तरस आया और उसे फरार होने दिया। जोड़े और गिरीदार मेवे खाने और 8 दिन तक अजनबी देहात में छुपने के बाद इब्न बतूता आखिरकार अपने वफद में शामिल हुआ और कालीकट चला गया, जो हिंदुस्तान के सिरे के करीब एक तिजारती बंदरगाह है, जहां से इसने चीन जाने का मंसूबा बनाया। हम बड़ी शान और शौकत के साथ बंदरगाह में दाखिल हुए, जैसा कि मैंने उन सरजमीनों में कभी नहीं देखा, उन्होंने नोट किया, लेकिन परेशानी का सामना करना एक खुशी की बात थी। फिर वो इन अजीम चीनी कबाड़ियों को बयान करता है जिन्होंने चीन की ट्रैफिक पर इजारादारी कायम की। बड़े कबाड़ियों में 3 मिस्तौल और 12 बादबान होते थे, जो कभी नीचे नहीं होते थे, लेकिन हुआ के रुख के मुताबिक मुड़े थे। 3 छोटे जहाज आमतौर पर कबाड़ियों के साथ होते थे, अगर वो बेहोश हो जाएं तो उन्हें खींचने के लिए। रद्दी 14वीं सदी के जदीद समंदरी जहाज के बराबर था, यहाँ तक कि इसने अपना ताज़ा खाना भी उठाया। मल्ला इब्न बतूता नोट करते हैं, उनके बच्चे जहाज पर रहते हैं और वो लकड़ी के टैंकों में सब्ज चीज़ें, सब्जियां और अदरक काश्त करते हैं। कालीकट में इब्न बतूता ने अपनी पार्टी और चीनी शहंशाह के लिए तहाइफ को रद्दी में लाद दिया। इसका अपना सामान एक छोटे बर्तन में डाल दिया गया जिसे काकम कहा जाता था। कबाड़ जैसे ही इसने बंदरगाह से अपना रास्ता बनाया, अचानक तूफान की जद में आ गया, जिसने समंदर को लपेट में ले लिया और जहाज को जूतों पर टकरा दिया। सब खो गया था। इसके बाद छोटा काकम इब्न बतूता का सारा सामान लेकर चला गया। उसने दूर से काकम को छोटा होता हुआ देखा, जिसमें इसका नाम नहीं था सिवाय 10 दिनार और वो कालीन जिस पर वो सोया था। गैर मुल्की हुक्मरानों के साथ माजी के तजुर्बे से उसने दानिशमंदी से दिल्ली वापस न आने का फैसला किया, क्योंकि जबकि सुल्तान एक सखी आदमी था, इब्न बतूता ने इस्तेदलाल किया कि शायद वो समझ नहीं पाए कि तमाम खजानों और अलिफाचियों में से सिर्फ इब्न बतूता ही क्यों बरकरार रहा। चुनांचे फंसे हुए सफ़ीर ने एक तजर्बाकार मुसाफिर की मखसूस वसाइल के साथ अपने आप को एक मकामी मुस्लिम ताकतवर से जोड़ दिया, जिसने इसे करीबी जज़ायर मालदीव में काजी मुकर्रर किया। इब्न बतूता ने उन जज़ायर के रस्म व रिवाज की तफसील बैरूनी दुनिया तक सबसे पहले पहुंची। जब इब्न बतूता आखिरकार दोबारा चीन के लिए रवाना हुआ, तो वो जीटन पर उतरा, जो 13वीं और 14वीं सदी की मंजिला शिंघाई है, जो शायद फार्मोसा के बिलमुकाबिल अमोई का जजीरा था। उसने बतौर सफ़ीर चीन का सफ़र किया, हालांकि वो दर हकीकत किसी की नुमाइंदगी नहीं करता था और उसके पास असनाद नहीं थी। इस हकीकत के बावजूद कि मुस्लिम और चीनी सल्तनतें दोस्ताना शराइत पर नहीं थी, इब्न बतूता ने जीटन से हांगचौ और पेकिंग तक का सफ़र बगैर किसी मुश्किल के किया। इसके बरक्स इसे अक्सर जगहों पर नवाजा गया, जो उसकी दिलकशी और मकामी सफारतकारी का मुनबोलता सबूत है। इब्न बतूता ने कहा, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है चीनियों से ज्यादा दौलतमंद। उन्होंने हांगचौ को सबसे बड़ा शहर जो मैंने रुए ज़मीन पर देखा है, ये वही शहर था जिसे मार्को पोलो ने मुतनाज़ा से बालातर दुनिया का बेहतरीन और अजीम करार दिया था। तानगीर का अरब जिस रास्ते से आया था, इसी तरह घर की तरफ मुड़ गया,
سوائے اس کے کہ اس نے دہلی سے بالکل اجتناب کیا۔ وہ ایک